बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। पाकिस्तान में भी एक से बढ़ के एक मजाक किया जाता है और कोई जितने बड़े ओहदे पर बैठता है वो उतना ही ज़्यादा कौम के साथ मजाक करता है। यानी जो पाकिस्तान में मिलिट्री जनरल ने किया, आर्मी चीफ्स ने, पाकिस्तान के वज़राए आज़म ने, पाकिस्तान के सदूर ने और पाकिस्तान के जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने जो पाकिस्तान के साथ किया उसका कोई और एग्जाम्पल नहीं मिलता। यानी जितना बड़ा आदमी उतना बड़ा मजाक। अभी जो है पाकिस्तान के चीफ जस्टिस याया अफरीदी, वैसे तो अब उनकी औकात कोई नहीं रही क्योंकि असल में तो इख्तियारात चले गए आईनी अदालत के पास। तो चीफ जस्टिस याया अफरीदी साहब ने एक कौमी कॉन्फ्रेंस बुला ली और वो भी जेल इस्लाहात के ऊपर। और इस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने चारों सूबों के वज़राए आला को भी बुला लिया। खर्चा चेक करें आप कि एक कौमी कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसके ऊपर बहुत बड़े पैमाने पर खर्चा किया जा रहा है। चारों सूबों के वज़राए आला को उसके अंदर मदऊ किया गया है, बहुत सारी ब्यूरोक्रेसी उसके अंदर आई और हुआ क्या, सिर्फ ज़ुबानी जमा खर्च। जेलों की हालत क्या है वो आप भी अच्छी तरह जानते हैं, मैं भी अच्छी तरह जानता हूं और जो लोग जेलों में रहकर आए हैं वो तो बहुत अच्छी तरह जानते हैं। मैं क्योंकि जेल में गया था, मैंने जेल के अंदर कैदियों के हालात देखे हैं। आप यकीन करें कि वो कीड़े मकोड़ों की तरह उन्हें रखा जाता है। आम कैदियों की मैं बात कर रहा हूं, जो लोग सियासी लोग हैं या जिनका असर रसूख है या जिनकी जान खतरे में है, उनके लिए थोड़ा बहुत कोई निकल आता है मार्जिन, या जो अशराफिया है उनके लिए तो जेल भी आसान बना दी जाती है। जैसा कि नवाज शरीफ की जेल थी, आपको याद होगा, जरदारी की जेल थी, वो तो जेल थी ही नहीं, जहाँ मर्जी वो आते जाते थे, जिससे मर्जी वो मिलते जुलते थे। बहुत सारे उनके दोस्त, उनके हमनवा उनके साथ मौजूद होते थे। नवाज शरीफ साहब को भी यही सहूलियात सारी मैसर थी और बहुत सारे लोगों को आज भी ऐसी सहूलियात मैसर है। आपको याद है ना कि शाहरुख जतोई ने कत्ल कर दिया था शाहजेब को कराची में, तो वो नौजवान को हर चीज, हालांकि उसके पालतू मुर्गे तक उसके पास जेल में थे और वो बड़ी मौजें कर रहा था। बाद में जब ये चीजें सामने आई तो बड़ा रोला पड़ गया था। बहरहाल ये याया अफरीदी साहब की ख्वाहिश थी और उन्होंने कौमी कॉन्फ्रेंस बुलाई और कौमी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए याया अफरीदी ने क्या कहा, पहले वो आप सुने। उन्होंने कहा निज़ाम इंसाफ में कैदियों के हकूक को कलीदी हैसियत हासिल है। ये आपने जुमला याद रखना है, कैदियों के हकूक, ये वो कह रहे हैं पाकिस्तान के चीफ जस्टिस। दूसरा उनका स्टेटमेंट, निज़ाम इंसाफ में बेहतरी महज फैसलों से नहीं आएगी बल्कि उन फैसलों पर मुअस्सर अमल दरामद से आएगी। अब जरा आप ये देख लें कि चीफ जस्टिस ने मुंह उठा के ये दो स्टेटमेंट तो दे दिए। एक तो कैदियों के हकूक की बात कर दी, दूसरा ये कहा कि फैसलों पर अमल दरामद होना चाहिए। ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कह रहा है। और हुआ क्या, पाकिस्तान का सबसे मकबूल और सबसे ताकतवर आदमी वो इमरान खान है, वो साबिक वजीर आजम है। पाकिस्तान में इमरान खान से ज्यादा लोग किसी को नहीं जानते। अगर आप पाकिस्तानियों से नाम पूछें किसी एक आदमी का तो ज्यादा पाकिस्तानी इमरान खान को जानते हैं, उसके बाद नवाज शरीफ का नाम आ जाएगा, बेनजीर क्योंकि शहीद हो गई हैं। तो आसिम मुनीर को बहुत सारे पाकिस्तानी उनको पता भी नहीं होगा ये कौन आदमी है। ये बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूं ग्राउंड लेवल के ऊपर ऐसे ही है। और याया अफरीदी का तो बिल्कुल ही किसी को नहीं पता होगा। तो पाकिस्तान का जो सबसे ताकतवर मजबूत आदमी है और पाकिस्तान का जो सबसे मकबूल आदमी है, जिसको करोड़ों लोगों ने वोट डाला, जो साबिक वजीर आजम है, उसको तो आप इंसाफ दे नहीं पा रहे। तो आप कैदियों के हकूक की बात कैसे कर सकते हैं? आम कैदी को उसका हक मिले ये तो बहुत दूर की बात है। इस वक्त तो जो हक है वो साबिक वजीर आजम को बतौर कैदी उसका हक नहीं मिल रहा। 8 महीने से उसकी मुलाकातें नहीं हो रही। उसकी बहनें जाती हैं हर हफ्ते मिलने के लिए और आप जेल रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं। जेल का अमला उसका वकालतनामा साइन करवा कर नहीं दे रहा, आप जेल रिफॉर्म्स की बात करते हैं। जेल में उसकी बीवी चिल्लाती रही, खातून अव्वल साबिक, कि मेरी आंख में तकलीफ है और ये मजाक समझते रहे। और जब डॉक्टर आया तो फौरी तौर पे उसको अस्पताल में शिफ्ट किया। एक आंख उसकी बंद है, दूसरी का भी ट्रीटमेंट चल रहा है। एक साबिक वजीर आजम अपने बच्चों से बात नहीं कर पा रहा। वीडियो लिंक तो बहुत दूर की बात है, बच्चों के साथ वैसे ही बात नहीं कर पा रहा। तो ये सिर्फ इन्होंने कहानियां बनाई हुई है, कैदे तन्हाई के अंदर लोगों को रखा हुआ, वो केस भी अदालत में चल रहा है। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पहले अपने गिरेबान में झांकें कि हर आम कैदी को इंसाफ देने से पहले क्या वो पाकिस्तान के अंदर साबिक वजीर आजम को इंसाफ दे पाए। फिर एक के बाद एक झूठ बोलते हैं कि जनाब हमारे सूबे में बहुत अच्छा। सुहेल अफरीदी ने दावा किया कि जनाब खैबर पख्तूनख्वा में जेलों की हालत बहुत अच्छी है। आप पूछ लें पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जिन लोगों ने खैबर पख्तूनख्वा में जेलें काटी हैं निगरान दौरे हुकूमत के दौरान, वो आपको बताएंगे कितनी अच्छी है सूरत हाल। खैबर पख्तूनख्वा का कल्चर मुख्तलिफ है, थोड़ा सा माहौल और तरह का है, लेकिन जेलों की हालत कोई बेहतर नहीं है।
ये कहानी आप सुना के लोगों को बहला नहीं सकते, बेवकूफ नहीं बना सकते। मरियम नवाज ने कह दिया जी मैंने बटन लगा दिया, ये कर दिया, कोई बटन नहीं है। जो लोग जेलों में उनसे आप पूछ लें, मैं जेल काट के आया हूं, कोई बटन नहीं, कोई सहूलत नहीं है। बच्चों के साथ क्या किस किस्म का सलूक किया जाता है, छोटे बच्चे जो जेल में चले जाते हैं, खवातीन के साथ क्या किया जाता है, कैदियों को किस तरीके से टॉर्चर किया जाता है। ये इस्लाहात रफ्ता रफ्ता जितनी हुई है उतनी हुई है। जेलों में तो गुंजाइश ही नहीं है कैदियों को रखने के लिए। एक एक बैरक में जहां पे 4 बंदों की जगह है वहां पे 40 बंदे भी बंद किए होते हैं इन्होंने। मैं जब जेल में था तो इस एक बात के ऊपर लड़ाई हो गई कैदियों में। ये मुझे आज वाकया याद आ गया कि वो बंदा जो एक छोटा सा वॉशरूम अंदर बना हुआ था ना सेल के अंदर, वो उसके अंदर नहाने की कोशिश कर रहा था तो उसका पानी उछल के बाहर आ गया, तो बाहर एक बंदा लेटा हुआ था, उसके ऊपर पानी गिर गया। वो जंग लगी वहां पे, अंदर ही मार मार के एक दूसरे को उन्होंने बुरा हाल कर दिया। पूरी जेल के अंदर रोला पड़ गया जनाब, सारे भाग के आए। बाद में बंदों को बाहर निकाल के टॉर्चर कर रहे हैं, सबको सुनवा रहे हैं कि देखो हम इन्हें मार रहे हैं, रात तक मारते रहे। ये मैं आपको लाहौर वाली जेल की बात बता रहा हूं। तो सुहेल अफरीदी साहब ने वहां पे जनाब मरियम नवाज ने अपने रोने धोने शुरू कर दिए कि जनाब जेल में मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, मैं कैद तन्हाई में रही, मुझे किताबें भी नहीं मिलती थी, मुझे सब झूठ और फ्रॉड। मरियम नवाज की वीडियो मुझे नैब के ऑफिसर ने खुद दिखाई थी। जब मरियम नवाज वहां पे कैद थी तो नैब के ऑफिसर ने मुझे खुद वीडियो दिखाई मरियम नवाज की, जिसमें मरियम नवाज टेलीफोन इस्तेमाल कर रही थी वहां पे कैदी के तौर पे। जेल में तो सिग्नल नहीं आते, ये जब नैब के पास थी वहां पे कैद में। पूरी लाइब्रेरी बनी हुई थी किताबों की, टीवी लगा हुआ था, बेहतरीन माहौल था, हर चीज मैसर थी। ऐसा बेड लगा हुआ था और कमरा जो था वो पूरा का पूरा इस तरह था जैसे कोई बेडरूम होता है। और वहां पे मरियम नवाज उनको धमकियां लगा रही थी। और वो एक पुलिस वाली थी जिसने लाके वो टेलीफोन दिया था मरियम नवाज को, और वो पुलिस वाली का जब फोन पकड़ा गया तो वो उसके अंदर मरियम नवाज को गुड़िया बाजी कह के बुलाती थी। बाद में ये बात साबित भी होगी कि मरियम नवाज को घर में गुड़िया बाजी कहते हैं। ये इनकी जेल थी। नवाज शरीफ को रोजाना जेल के अंदर 22 बंदे मिलने जाते थे, एवरेज निकालें तो एक एक दिन में 150-150 बंदे की भी नवाज शरीफ साहब ने भुगताया जेल के अंदर बैठ के। इनकी जेल जेल नहीं थी। ये कहानियां सुनाते हैं मेरी शुगर लो हो गई तो मैंने कपड़े इस्त्री किए फ्राई पैन के साथ, तो मैं जनाब कहते तन्हाई में चली गई, तो इतने गम और दुख। और जो जेल मरियम नवाज देखने के लिए गई वजीर आला बनने के बाद, जनाब मुझे वो जेल दिखाई जाए तो वो जेल अगर आप देखें तो चंगा भला कमरा है, उसके अंदर एसी लगा हुआ है, उसके अंदर सारी सहूलियात हैं, उसके साथ वॉशरूम अलग अटैच वॉशरूम है उसके साथ। इमरान खान का कमरा देखें ना, कोई मुवाजना बनता ही नहीं है। ये झूठ चुताली इन्होंने लोगों को बेवकूफ समझा हुआ कि ये कहानी सुनाएंगे लोग यकीन कर लेंगे। सुहेल अफरीदी उन्होंने मिन्नतें तरले शुरू कर दिए चीफ जस्टिस कि आप मेरे इलाके के हैं, मेहरबानी करें और अडयाला जेल से इस्लाहात का आगाज करें। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को जो है वो सहूलत दी जाए और उनके बेटों के साथ उनकी वीडियो लिंक पे बातचीत करवाई जाए, और इमरान खान से अगर मुलाकात नहीं हो सकती तो उनकी बहनों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल ना किया जाए। ये तरले मिन्नत और वास्ते दिए जा रहे हैं मेरे इलाके के हैं आप। यार ये क्या कमजोरी है, ये क्या तरीके? आप कानून की और इंसाफ की बात करें। ये मुल्क उसूलों के साथ चलेगा, तरले और मिन्नतों के साथ और झूठ के साथ नहीं चलेगा। एक वजीर आला वो तरले मिन्नतों पे उतरा हुआ है, वो रिक्वेस्टें कर रहा है जनाब मेरे साबिक वजीर आजम की, मेरी पार्टी के लीडर की मुलाकात करवा दें, और दूसरी वजीर आला झूठ पे झूठ बोलती चली जा रही है। तो इस तरह ये सिस्टम चलेगा ही नहीं। और यही तरीका वारदात है एस्टेब्लिशमेंट का। वो दबाती है और उसके बाद जनाब दूसरे को ले आती है, फिर इसको ले आती है। वो डिवाइड एंड रूल करते हैं, आपस में लड़ते जाओ, एस्टेब्लिशमेंट का इक़्तिदार मजबूत करते जाओ। बलूचिस्तान का वजीर आला वहां बैठा हुआ है जहां पे निजी जेलें हैं आज भी। सरफराज बुगटी वहां बैठा हुआ है, मुंह उठा के चीफ जस्टिस की कौमी कॉन्फ्रेंस में चला गया, जिस सूबे के अंदर आज भी निजी जेलें हैं। मैंने खुद देखी है, मुझे इल्म है, मैं जानता हूं कहां कहां पे निजी जेलें हैं, और वो कायम है। और वो इनके जानने वाले लोग हैं जिन्होंने वो जेलें बनाई हुई हैं, उनके अंदर वो बंदों को बंद करते हैं, अपनी अदालत लगाते हैं। ये एक वीडियो आई, अभी एक जर्नलिस्ट है जिन्होंने ये वीडियो शेयर की है। इस वीडियो को आप देखें, आपको आइडिया हो जाएगा बलूचिस्तान की सूरत हाल क्या है। इस वजीर आला का बनता है किसी भी कौमी कॉन्फ्रेंस में जाना? ये इंतहाई तशवीशनाक इतला है। शाहिद हुसैन एक जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने ये रिपोर्ट दी है कि वद के करीब कोयटा कराची कौमी शाहराह, ये जो कोयटा से कराची को मिलाने वाली कौमी शाहराह है ना, वहां पे नामालूम मुसल्लह अफराद खड़े हुए हैं और उनकी मौजूदगी में भारी मशीनरी लाई गई है। वो मशीनरी लेकर आए और एक्सीवेटर के जरिए से एक जो अहम राबता पुल है जो बलूचिस्तान को कराची के साथ मिलाता है, उस पुल को गिराया जा रहा है। ये देख लें आप, ये हो रहा है कि जो पुल बलूचिस्तान को कराची के साथ कनेक्ट करता है, शाहिद हुसैन साहब ने वीडियो पोस्ट की,
इस वीडियो के मुताबिक उस पुल को गिराया जा रहा है ताकि कराची का या सिंध का बलूचिस्तान से राब्ता काट दिया जाए। मुसल्ला लोग वहां पे खड़े हुए हैं, हैवी मशीनरी के साथ गिरा रहे हैं। और उस सूबे का जो वजीर आला है वो किधर है? वो जनाब कौमी कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहा है। हद हो गई है वैसे। और ये मनाजिर देख के मैं हैरान रह गया। और वजीर आला कहता है कि बलूचिस्तान का कोई 1 इंच भी ऐसा नहीं है जहां हुकूमत की रिट ना हो। मैं बलूचिस्तान के वजीर आला को 4 इलाके बताता हूं बगैर सिक्योरिटी के, वहां जाकर मुझे दिखा दें। 4 क्या 40 इलाके बताता हूं मैं बगैर सिक्योरिटी के, मुझे वहां पे जाके दिखा दें। सवाल ही पैदा नहीं होता ये मगरिब के बाद घर से भी बाहर निकल आए। ये जब तक पूरी फौज इनके साथ ना चले ये अपने इलाके में नहीं जा सकते। नाजरीन, पाकिस्तान में पासपोर्ट रैंकिंग नई जारी हो गई। पाकिस्तान में क्या दुनिया में आलमी सतह के ऊपर जारी हुई है। और ये जो हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स ये जारी करते हैं पासपोर्ट की रैंकिंग आलमी सतह पे। और इन्होंने जो नई रैंकिंग जारी की है उसके मुताबिक पाकिस्तान का जो पासपोर्ट है उसकी सूरत हाल मजीद खराब हो गई। अब दुनिया में सिर्फ 3 मुल्क हमसे बुरे रह गए हैं। थोड़ी सी मेहनत और आसिम मुनीर साहब करें ना तो हम ये रिकॉर्ड भी तोड़ सकते हैं। सिर्फ 3 दुनिया में ऐसे ममालिक हैं जो हमसे ज्यादा बुरे हैं। और वो तीनों ममालिक के जब मैं नाम लूंगा ना तो आपको शर्म आएगी। उनमें एक इराक है जहां तबाही और बर्बादी की एक दास्तान है। यानी वो इराक जिसको 2 दहाइयों तक बदतरीन जंग के अंदर मुसल्लत किया गया, जिसके ऊपर बम मार मार के तबाह किया गया, जहां पे कत्लो गारतगिरी का एक बाजार गर्म है, मिलियन के करीब वहां पे लोग मारे गए हैं। वो इराक हमसे बुरा है, एक मुल्क। दूसरा अफगानिस्तान जहां 20 साल तक जंग हुई है, तालिबान की हुकूमत है। और तीसरा पासपोर्ट वो जनाब शाम का है जहां पे खाना जंगी लगी हुई है और जंग पे जंग वहां पिछले कई सालों से चल रही है। ये 3 मुल्क सिर्फ हमसे बुरे हैं। उसके बाद हम पूरी दुनिया से बुरे हैं पासपोर्ट की रैंकिंग में। पाकिस्तान पूरी दुनिया में 4थे नंबर पे आ गया बुरे पासपोर्ट की लिस्ट के अंदर। बेहतर पासपोर्ट नहीं, बदतरीन पासपोर्ट की जो लिस्ट है उसमें पाकिस्तान दुनिया में 4थे नंबर पे आ गया। पाकिस्तान से बेहतर पता कौन से मुल्क हैं? यमन, ईरान, जंग लगी हुई है। इसराइल हमसे बेहतर है। इंडिया हमसे बहुत बेहतर है। बांग्लादेश वो भी हमसे बहुत बेहतर है। ये एक सूडान के अंदर खाना जंगी चल रही है, बहुत लड़ाई चल रही है, वो भी हमसे, उसका पासपोर्ट हमसे बेहतर है। कांगो, इसका पासपोर्ट हमसे बेहतर है। भूटान, नेपाल, सोमालिया, नाइजेरिया, ये वो सारे ममालिक हैं। कीनिया, इनके पासपोर्ट हमसे बहुत बेहतर है। चाड, माली, इंडिया, जिम्बाब्वे, युगांडा, घाना, इन सब के पासपोर्ट पाकिस्तान से बहुत बेहतर है। आप अंदाजा करें कि ये पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान के मौजूदा हुक्मरानों ने किया है और इसको पाकिस्तान भुगत रहा है। और हर पाकिस्तानी भुगत रहा है जिसके पास ये पासपोर्ट है। क्योंकि जब आपके पासपोर्ट की वैल्यू नहीं होती तो पूरी दुनिया में आपको वो वैल्यू नहीं मिलती। कहानी हर चौथे दिन ये सुनाते हैं कि जनाब हम जैसे ही फलाने एयरपोर्ट पे उतरे, हमने अपना पासपोर्ट निकालकर इमिग्रेशन ऑफिसर को दिया। पासपोर्ट पकड़ते ही उसके हाथ कांपना शुरू हो गए, उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो बाहर निकला और उसने हमारे पैरों को हाथ लगाया और उसके बाद वहां पे बैठकर उसने हमें कहा कि जनाब आप कितने अजीम मुल्क से आए हैं, मैं आपके पासपोर्ट को चूमना चाहता हूं, मैं आपके पासपोर्ट की फोटो बना के अपने सीने के साथ लगाना चाहता हूं, आप कितने अजीम हैं, आपका पासपोर्ट कितना अजीम है। 4थे नंबर पे आ जाए। ये आपने किया पाकिस्तान के साथ और ये अब से नहीं कर रहे, ये 70 सालों से पाकिस्तान के साथ यही कर रहे हैं। ये पासपोर्ट की रैंकिंग बेहतर हो सकती है, पता कैसे? आप पाकिस्तान में दूसरा पासपोर्ट ही बंद कर दें, इनसे डिप्लोमेटिक पासपोर्ट वापस ले लें, ऑफिशियल पासपोर्ट वापस ले लें, ब्लू पासपोर्ट वापस ले लें। आप हुक्मरानों का, उनके बच्चों का और पाकिस्तानियों का पासपोर्ट एक जैसा कर दें। मैं आपको गारंटी करता हूं चंद सालों के अंदर हमारी रैंकिंग बेहतर होना शुरू हो जाएगी। मैं आपको फिर कह रहा हूं, जो आदमी जितने दिन नौकरी करे ना, जब तक वो बड़े अहम ओहदे के ऊपर मौजूद है और उसको जरूरत है ट्रैवल करने की, उस टन्योर के लिए उसको मखसूस पासपोर्ट सिर्फ दिया जाए बस। वजीर आजम है या सदर है या कोई काबीना का मेंबर है जिसको ट्रैवल करना है, वजीर खारजा है, बस यहां तक काफी है ना। या वो लोग जो सफारती मिशन के ऊपर रहते हैं, थोड़े बहुत लोगों को एक लिस्ट बनाए, उनको पासपोर्ट दें, बाकी सबके खत्म कर दें। ये बीवी बच्चों के पासपोर्ट वाला ड्रामा भी खत्म कर दें, रिश्तेदारों के पासपोर्ट वाला ड्रामा भी खत्म कर दें। पासपोर्ट सिर्फ उसी ऑफिशियल को मिलेगा जिसने ऑफिशियल काम से जाना है। बीवी ने जाना है पाकिस्तानी पासपोर्ट पे जाए, आम आदमी के पासपोर्ट पे। बच्चे ने जाना है आम आदमी के पासपोर्ट पे जाए। आप यकीन करें हमारा पासपोर्ट बेहतर होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इन्हें फिक्र पड़ जाएगी कि हमारे अपने बीवी बच्चों ने ट्रैवल करना है तो पासपोर्ट की तो वक़्त ही कोई नहीं है। जब आप इनको पासपोर्ट ही किसी और रंग का दे देते हैं,
जब आप इनको डॉक्यूमेंट ही कोई और दे देते हैं तो अवाम चाहे भाड़ में, अवाम के पासपोर्ट का कौन ख्याल रखता है? ये है वो असल मसला और इसको एड्रेस करने का यही असल तरीका भी है। नाजरीन, ये एक और खबर आई है, हुकूमत ने झूठ बोला अवाम के साथ। हुकूमत ने कहा जी हमने गर्दिशी कर्जे कम कर दिए। हालांकि ये एक्सप्रेस न्यूज के ऊपर खबर आई है, बड़ी डिटेल्ड खबर है। वो ये बताती है कि गर्दिशी कर्जों में कमी नहीं हुई, बल्कि जो गर्दिशी कर्जे हैं ये वो कर्जे हैं जनाब के जो हम बिजली का बिल अदा करते हैं ना, बहुत बिल अदा करते हैं, उसके बावजूद हुकूमत अपने ऊपर कर्जा चढ़ा लेती है। यानी हम 1 यूनिट इस्तेमाल करते हैं, वफाकी वजीर पानी और बिजली के मुताबिक हम 1 यूनिट बिजली इस्तेमाल करके 4 यूनिट के पैसे देते हैं और 4 गुना बिजली की कीमत वैसे ही बढ़ चुकी है। ये उन पैसों में से भी पैसा बचा लेते हैं और ये आईपीपीज को पैसा नहीं देते तो उस पे इनके ऊपर गर्दिशी कर्जा चढ़ता है कि वो इन पे कर्जा चढ़ाते जाते हैं। तो वो कर्जा ये कह रहे थे जनाब हमने कम किया है कि 23% हमने कमी कर दी है, लेकिन जो इब्तदाई 10 महीने का नतीजा सामने आया 2025-26 का, उसके मुताबिक कमी नहीं हुई बल्कि कई गुना उसके अंदर इजाफा हो गया है। तो झूठ के ऊपर झूठ, झूठ के ऊपर ये झूठ बोलते हैं। इदारों को इन्होंने तबाह बर्बाद करके रख दिया। मैं एक इदारे की आपको मिसाल दे देता हूं। ये मैं डाटा देख रहा था और सरकारी है, ये ऐसा नहीं है कि ये डाटा जो है मैंने खुद बना दिया यहां इंग्लैंड में बैठ के, या वहां पाकिस्तान में मेरे किसी दोस्त ने बनाकर मुझे भेज दिया। सरकारी डाटा है। सरकारी डेटा क्या कह रहा है कि पाकिस्तान एग्रीकल्चरल स्टोरेज एंड सर्विसेज कारपोरेशन, पास्को का एक इदारा है पाकिस्तान में, ये करता कि एग्रीकल्चर से मुतालिक स्टोरेज का काम करता है। यानी जो आपने गंदम की खरीदारी की, बाकी चीजें जो आप करते हैं वो आप स्टोरेज वगैरह करते हैं। तो ये तारीखी खसारे में चला गया। कैसे, क्यों, मैं बताता हूं आपको। लेकिन क्या ये हमेशा से खसारे में था? पहले ये देख लें, 2020-21 में जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी तो पास्को के पास मुनाफा था, और मुनाफा कितना था? ये था जनाब 3.942, लगभग 4 अरब रुपए के मुनाफे में था ये इदारा। पास्को का इदारा इमरान खान साहब के दौर में 4 अरब रुपए मुनाफे के साथ आगे बढ़ रहा था, जबकि 2025 तक ये इदारा 20 अरब रुपए से ज्यादा के खसारे में चला गया और अब भी लगातार खसारे में जा रहा है। यह है नाजरीन पाकिस्तान के एक एक इदारे की सूरत हाल जो इन्होंने पाकिस्तान के साथ कर दिया है। और किया पता क्यों है? सबकी तवज्जो इस बात पे कि इमरान खान को दबा दो, इमरान खान को तुन दो, आईनी तरमीमें ले आओ, एक्सटेंशन ले लो, इस्तिस्ना ले लो। इसके अलावा किसी और चीज की तरफ पाकिस्तानियों की तवज्जो ही नहीं है। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने कब्जा किया हुआ है, हर आदमी उन्हीं की तरफ देख रहा है, कोई अपना काम नहीं कर रहा। जितने सरकारी मुलाजमीन है उनको स्टेबिलिटी कोई नहीं है, उनको पता ही कोई नहीं हुकूमत आज है कल नहीं है, परसों क्या होगा। वो सारे भी चाकरी करने पे लगे हुए, यार नौकरी करो, टाइम लगाओ तो निकलो इत्थों। हर बंदा इस तरीके से पाकिस्तान में अपना टाइम गुजार रहा है। हैरान कुन सूरत हाल एक और आप देखें कि इमरान खान को दीवार से लगाने की मैं आपको एक एग्जांपल और दे रहा हूं। तोशाखाना 2 केस में इमरान खान साहब का जो केस है वो चला गया था, जस्टिस खादम हुसैन सोमरू साहब का एक बेंच बना था, वहां चला गया था। फिर अचानक जनाब वो जज की रजामंदी के बगैर वो बेंच ही तब्दील कर दिया गया, और ये पिछले साल की बात है। अब वो केस ही नहीं लग रहा, केस लग ही नहीं रहा। वो जनाब करते 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 अब पता चला कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो केस लगाया ही नहीं, और आज 3.5 माह के बाद भी ऐसा नहीं हो सका। और अब मालूम पड़ा है कि वो तो केस ही जस्टिस खादम हुसैन सोमरू के बेंच से वापस ले लिया गया था। यानी लोग ये समझ रहे हैं कि वो बेंच दोबारा से समाअत नहीं कर रहा। तो पता चला जनाब चीफ जस्टिस साहब ने वो बेंच ही फारिग कर दिया, जज से पूछे बगैर। और चीफ जस्टिस कौन है? वही जिनको 15 नंबर से उठा के पंजाब से लाकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस लगाया गया एक आईनी तरमीम के जरिए से। तो जब आप इस तरह चीफ जस्टिस लेकर आएंगे तो वो इसी तरह के काम डालेंगे, जैसे हुक्मरान लाएंगे वो उसी तरह के काम डालेंगे। मिसाल के तौर पे आप इंडिया और पंजाब के जो वजीर आला है दोनों का आप मुवाजना कर लें। एक पंजाब इंडिया में है ना, एक यहां पंजाब पाकिस्तान में है। इंडियन पंजाब में आपकी जो गंदम है वो 70 मन के करीब हो जाती है 1 एकड़ में। पंजाब में आप 40 मन पे नहीं पहुंच पा रहे 1 एकड़ में। पॉलिसी का फर्क है ना। इंडिया जो है वहां पे वो मुफ्त बिजली दे रहे हैं अपने लोगों को। मिसाल के तौर पे भारतीय पंजाब के वजीर आला ने 11 अरब रुपए से एक थर्मल पावर प्लांट बनाया और अपने सूबे के 80% घरों को मुफ्त बिजली फराहम करने का मंसूबा बनाया। उसने ये कर दिया। मरियम नवाज ने उन्हीं 11 अरब से एक जहाज ले लिया, और ताकि वो जहाज के जरिए से ट्रेवल करें। और इसकी सहेली ने वहां टिलेबों के साथ कह दिया, लिया भाई जो उखाड़ना है उखाड़ लो, लिया हमने जहाज। यानी वो इंडियन पंजाब के अंदर वहां भी सियासतदान ही है ना वजीर आला, वो वजीर आला बनता है,
वो पैसे से बिजली बनाता है और कौम को मुफ्त बिजली देता है। और यहां पे जो मुफ्तखोर वजीर आला है, जो मैंडेट के बगैर आई हुई है, टिकटॉकरों का एक झुरमट है जो इकट्ठा करके बना दिया वहां पे, किसी को पसंद था उसने लाके बना दिया, बैठा दिया, बैठाओ यार इनकी शक्लें ठीक है, टिकटॉक बनाएंगे ये बैठ के, यहां पे रौनक लगी रहेगी। इन नकम्मों को, नलायकों को लाके यहां पे बैठा दिया और इन्होंने जहाज ले लिया अय्याशी वाला, मौजें करने वाला, मुफ्तखोरी लगी हुई है। और ढीले मुंह के साथ खड़े होकर वहां पे बड़ी रौनक के साथ कह रहे हैं जनाब लिया है, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। ये तो नाजरीन पाकिस्तान के अंदर इस वक्त स्टेट ऑफ अफेयर्स है। और ये इसके पीछे एक बात आप ज़हन में रखिएगा, जब भी कभी मैं सियासतदानों पे तनकीद करता हूं तो सियासतदान बेचारे जरूर हैं, सारे के सारे। नवाज शरीफ भी बेचारा है, मरियम नवाज भी बेचारा, ये सारों के बाद ऑप्शन ही कोई नहीं छोड़ा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने। उन्होंने जूते दिए, उन्होंने कहा या तो जूते पॉलिश करो या जूते खाओ, दोनों में से कोई एक आपने ऑप्शन लेनी है, तीसरी कोई इज्जतदार ऑप्शन है ही नहीं। तो ये अब कमजोर लोग थे, इन्होंने जूते पॉलिश करना शुरू कर दिए, इनके अंदर हिम्मत नहीं थी। इमरान खान ताकतवर आदमी है, वो मार खा रहा है और वो मुकाबला कर रहा है, उसके अंदर हिम्मत है, अल्लाह ताला ने उसको हौसला दिया हुआ है। तो अब अगर ये सारे मिलकर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को काबू करें तो भी मैं कहता हूं कि घाटे का सौदा नहीं है, लेकिन ये करेंगे नहीं, मुझे बहुत मुश्किल लगता है। देखिए ना, पाकिस्तान के अंदर इन्वायरमेंट का इतना बेड़ा गर्क हुआ है कि पाकिस्तान में सांस लेना दो भर हो जाता है जैसे ही सर्दी आती है। लाहौर के अंदर जो शहरी वहां पे स्मोक के दिनों में रहता है, उसकी जिंदगी के दिन कम हो जाते हैं। ये इंटरनेशनल रिसर्च है, मेडिकल रिसर्च है। तो पाकिस्तान के अंदर माहौलियाती आलूदगी का क्या लेवल है ये बताने की जरूरत नहीं है, पूरा पाकिस्तान जानता है, हर आदमी को पता है। गर्मी की शिद्दत कितनी बढ़ती चली जा रही है, मौसमियाती तब्दीली आ रही है, बहुत बड़े पैमाने पर बारिशें, सैलाब बढ़ते चले जा रहे हैं और ग्लेशियर तेजी से पिघल रहा है, ये पाकिस्तान में हो रहा है। तो इन्होंने ना पेट्रोल के ऊपर एक लेवी लगाई हुई है जिसको कहते हैं क्लाइमेट सपोर्ट लेवी, इसको बढ़ा दिया गया। अब मजमूई तौर पे पेट्रोल और डीजल के ऊपर ये लेवी 10 रुपए हो गई है, यानी जो नया माली साल आ रहा है उसमें 1727 अरब रुपए इकट्ठे करेंगे वो लेवी की मद में, ये वाली लेवी की मद में। तो क्या ये पैसा क्लाइमेट चेंज के मामलात के ऊपर लगेगा? क्या इस पैसे को दरख्त लगाने के लिए, अच्छे कवानीन को नाफिज करने के लिए, क्लाइमेट को बेहतर करने के लिए, इन्फोर्समेंट के लिए क्या ये पैसा इस्तेमाल किया जाएगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। ये इस पैसे को फिर अपने अल्ले तल्लों में खर्च कर देंगे। दरख्तों की कटाई अंधाधुंध हो रही है तरक्याती मंसूबों के नाम के ऊपर। हर जगह पे रेजिडेंशियल सोसाइटियां बनाकर इन्होंने दरख्तों को और नबातात को बिल्कुल खत्म कर दिया है। शहरों के इर्द गिर्द अजीबो गरीब मशरूम ग्रोथ हो गई है। फैक्ट्रियों की जो धुएं पे धुआं छोड़ रही हैं, कोई कानून नहीं है, कोई इन्फोर्समेंट नहीं है, कोई तरीकाकार नहीं है पोल्यूशन को रोकने का, और हमारा माहौल तबाह होता चला जा रहा है। बस ये पैसा इकट्ठा कर रहे हैं माहौल के नाम के ऊपर भी। बाकी बातें करते हैं अगले वीलॉग में। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।